अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। बहुत सारे पैगामात देखने वालों की जानिब से भेजे जा रहे हैं और आज से कुछ रोज़ कबल जो मामलात और सूरत हाल रही उसके हवाले से पैगामात मौसूल होते रहे, ताहम एक दफ़ा फिर सिलसिला शुरू हो चुका है शहर कराची के मसाइल के हवाले से। मैं बार बार ये बात माजी में भी दोहराता रहा कि प्रोग्राम का टाइटल कुछ इस तरह है कि जैसा महसूस होता है कि महज सिर्फ कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है, मगर याद रखिए कि हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पूरे मुल्क के जो अमूमी मसाइल हैं, चाहे मईशत के हवाले से हों, सियासियात पे हों या और दीगर मामलात पर, समाजी नौइयत के हों, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि ख्याल ये है कि कम बेश मसाइल की नौइयत एक जैसी है पूरे मुल्क में। लेकिन यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और एक दिहाई से ज़्यादा का अरसा है, कम बेश आप समझ लें 17 साल कुछ ऐसे माजी के हो चुके हैं जिसमें मुश्किलात में लोगों की बेपनाह इजाफा हो चुका है। और इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर जिसे समझा जाता था कभी किसी ज़माने में, वहाँ पे 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी है शुरू, और पैगामात जो मौसूल हो रहे हैं वो इसी हवाले से हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। कराची के तमाम ही छोटे और बड़े इलाके इसमें शामिल हैं और वो फहरिस्त इतनी तवील है क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ बताना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त जो है वो बीत जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है और समझने वाली बात यह है कि इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है, जैसे मैंने कहा कि 17 साल में जो कुछ होता रहा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, और जो वफाकी हुकूमत है शायद उसकी कोई दिलचस्पी अब ऐसा महसूस होता है कि इन सारे मामलात में नहीं है। बारहा इस मामले और मसले की निशानदही की जाती रही, ताहम एक बड़ी अजीब सी रुकावट इन सारे मामलात और मसाइल में हाइल हैं। लोगों को बताने के लिए समझा देते हैं कि जब से 18वीं आइनी तरमीम पास हुई उसके बाद से सिलसिला शुरू हो चला है कि जब भी कोई आप सवाल वफाक से करेंगे तो उसका जवाब ये मिलेगा कि ये 18वीं आइनी तरमीम की जो हाइल रुकावट है इसकी वजह से शायद वो सूबे के मसाइल हल नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत है, मैं इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तो सारे ही इस मामले में कुछ करने से हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी के पास इतनी सकत नहीं है कि इन मामलात को हल करवाया जा सके। बहरहाल सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान एक तंजीम है, उसके सदर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब रेहान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ सैयद अनवार अली साहब, जी कॉन के CEO हैं। जी कॉन, जेडी कॉन, सॉरी, तो आपके यहाँ जेडी कॉन कहा जाता है, हम उसको जी कॉन कहते हैं, ठीक है। जेडी कॉन जो है उसके CEO हैं। अभी क्या कंपनी करती है, क्या इनकी इन्वेंशन है, और ये जो गर्मी में बढ़ते हुए मसाइल हैं बहुत सारे लोगों के, तो लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके अलावा ये जो गर्मी और हीट है इससे कैसे घर को महफूज रखा जाए उस नौयत पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। रेहान साहब फरमाइए अपनी ज़रा तंजीम के हवाले से, और मुहाफ़िज़ पाकिस्तान तंजीम क्या काम कर रही है और क्या एजेंडा लेकर मैदान में आए, ज़रा फरमाएं। शेरों पाकिस्तान हमने इसलिए बनाई है कि हमारी जो यूथ है, आने वाली जो नस्ल है, उसमें आर्मी से मोहब्बत का जज्बा बेदार करना और आर्मी के ही साथ शाना बशाना रहना, ये हमारा बेसिक मसला है। अच्छा, शहर में जो मसाइल हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं, मगर गैर सियासी होते हुए। ठीक है। अगर किसी को मसाइल हैं, अभी बीच में भी एक नौत नाजाबाद में पार्क का मसला हुआ था डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, तो हमारे शर्जील भाई उन्होंने उस मसले को हल किया। वो तकरीबन मसला 7-8 साल से वो वहीं था। एक पार्क है, वहाँ मस्जिद है छोटी सी, वजू खाने का मसला था। किसी भी सियासी जमात ने या किसी भी मजहबी जमात ने उसको नहीं कराया, बल्कि शेर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हैं शर्जील भाई, उन्होंने ये किया। और इसके अलावा जो मैं आवाम को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ, जो हमारी यूथ है, कि आर्मी के जो मसाइल हैं ना वो बहुत हैं,
मगर हमारे जो नई आने वाली नस्ल है ना, वो उससे कासिद है उसको समझने से। ऐसा नहीं है कि वो ये समझती है कि ये 4x4 गाड़ी में जा रहा है, पीछे गनमैन बैठे हैं और वो सुकून है उसको और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है उसको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो सरकारी मुलाजिम को है जो और दूसरे इदारों में, जैसे कि KDO हो गए, KMC हो गए, उनके अंदर जो उनको फैसिलिटीज़ हैं कि उनकी गाड़ियाँ शॉपिंगों पे भी इस्तेमाल होती है, बहुत खूब। उनकी वाइफ जाने के भी इस्तेमाल करती हैं गाड़ियाँ, वो खुद भी उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, वही सरकारी पेट्रोल होता है। मगर इसके बरक्स ये है, आर्मी के अंदर बड़ा रूल सख्त है और ना तो वो अपनी गाड़ी अपनी बीवी के हैंडओवर कर सकते हैं कि जाएं आप शॉपिंग कर लें, इसकी पाबंदी है। बिल्कुल ठीक है। और मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, चलें ये आपने निशानदेही की, नहीं, मेरे ख्याल में निशानदेही नहीं, ऐसा अभी ही है। निशानदेही नहीं है, बात ये है, हाँ, ये नहीं, बात कहने का मकसद आप बताएं ना कि ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये ठीक हो गई, मैं चीज़ हो गई, आप पूरी नहीं अपनी हुई, मेरी तंजीम के बात हवाले से पूरी बताएं। नहीं हुई। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ना तो आर्मी को वो फैसिलिटीज़ है जो हमारी यूथ, जो कुछ टाइम पहले पोस्टें भी चल रही थी और बहुत सारी गलत पोस्टें चली, इस हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आर्मी है उसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हर चीज़ का हिसाब है। इवन के पेट्रोल अगर कहीं जाना है तो उसने अपने जेब से दलाना है, राशन उसने अपनी जेब से दलाना ठीक है, है। बिल्स अपने जेब से, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, बिजली का बिल हो, वो बिल्कुल। किसी भी कैंप में हो, किसी भी सेंटर में हो, ज़ाती उसने हैसियत में तमाम अपनी कुर्बानी अखराजात करेगी। अपने खुद उठाने हैं। बिल्कुल तो ठीक है। हमारी यूथ को चाहिए कि आर्मी के साथ कोऑपरेट करें, ना तो वो जो सोशल मीडिया पे चलते हैं पोस्टें, उसको उनको आगे फॉलो करें, फॉरवर्ड उनको करना फॉलो ना शुरू करें। करें, बिल्कुल सही है, ये बात इसलिए कि बिल्कुल दुरुस्त हमारा है। मुल्क, आपने अभी भी देखा कि जी जी जंग जी हुई, जी, मैं भी उस जंग तरफ हुई तो आऊंगा, जंग हुई जरूर तो आऊंगा। कौन खड़ा हुआ? इस बिल्कुल सही। आर्मी थी। अगर आर्मी ना होती तो आप कहाँ खड़े होते? मैं उस तरफ आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, हौसला रखें, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे। मामला ऐसा है ना, इसके ऊपर गुफ्तगू करना सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, नौजवानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हम भी यही काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। मैं ज़रा अनवार अली आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा काम के हवाले से बताइए। मैंने जैसे भी निशानदेही की कि अब तो सूरत हाल ये है कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई है, और इसके अलावा बोनस आवर्स भी हैं, मतलब उसमें इजाफा किया जा सकता है, कोई किसी किस्म की कैद नहीं है। और शहर कराची में इंतहाई गर्म और मरतूब मौसम होता है, इसमें घरों को महफूज बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई आसान तरीका उसका हो जो हीट से बचाया जा सके। क्या आपकी इन्वेंशन है, ज़रा बताइए इस हवाले से। जी, असल में आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। असल में होता ये है कि जब आपका मतलब पूरा शहर गर्म होता है, सबसे पहले कंक्रीट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जी जाती है। बिल्कुल। तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि छत का टेम्परेचर 55 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता चला है, जाता क्योंकि है, बिल्कुल सही। एक्यूमुलेट होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंडक्शन के थ्रू वो घर के अंदर दाखिल होता है और तपिश का माहौल हो जाता है। अब पहले लाइट नहीं होती, फिर घर बहुत गर्म होते हैं, तो बेसिकली अभी तक कोई इसका ऐसा इलाज नहीं था कि आप घर को कैसे ठंडा करें। तो उसके लिए हमने एक केमिकल जो है वो इम्पोर्टेड केमिकल के साथ मिलके बनाया। मैं बेसिकली केमिस्ट हूँ, तो वो खुद डिज़ाइन किया, फिर उसको बहुत एक्सपेरिमेंट किए, फिर इसका यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स हुए। अच्छा, वेरी इसका गुड। पूरा थीसिस है हमारे पास। यूवी और आईआर जो रेज होती हैं जो कि सनलाइट से आती हैं, बिल्कुल ठीक वो है। बेसिकली दो काम करती हैं। तो डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं, यानी तोड़ने का, दूसरा हीट को जनरेट करने का। बिल्कुल ठीक है। तो जब हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है तो 3-4 बजे के बाद आप देखेंगे घर के अंदर तपिश का माहौल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस तपिश के माहौल को आपसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप वेंटिलेशन कर लें या पूरे घर में एसी लगा लें। बिल्कुल ठीक है। लाइट है नहीं, एसी चलते नहीं है, वेंटिलेशन के आमतौर पे घरों में इतने अच्छे इंतजाम पाकिस्तान में है नहीं। तो फिर उसके लिए हमने ये किया कि छत के टेम्परेचर को अगर हम एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर ले आएँ, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएँ, तो घर के अंदर इंडक्शन ऑफ हीट जो है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इंडक्शन ऑफ हीट की वजह से जो 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और तपिश का माहौल होता है, वो पूरे घर में खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई बहुत महंगा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये कि आपकी छत की एज बढ़ जाती है, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, दिन के 2 बजे भी आप नंगे पर उस पर चल सकते हैं, इतनी ठंडी हो जाती इतनी है। ठंड हो जी। और दूसरा ये कि नीचे जो टेम्परेचर छत का, जो आपका सीलिंग का टेम्परेचर है, 42-43 पे चला जाता है, उस टेम्परेचर को कम करके 35 पे ले आती है। तो जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आती है। उससे फर्क ये पड़ता है कि जो अंदर तपिश का माहौल होता है, ये जो पंखों से गर्म हवा आ रही होती है, वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। और जब वो खत्म हो जाती है तो आप एसी भी 28 पे चलाएं या 30 पे चलाएं, आपकी कूलिंग, तो आपकी जो एसी कंजप्शन है वो भी बहुत माइनर सी रह जाती है, बिजली के बिल बहुत कम हो जाते हैं।
लेकिन ये जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब लोग नहीं कर रहे हैं। वजह ये है कि इसमें कुछ केमिकल ऐसे हैं जो 98.1% रिफ्लेक्शन करते हैं, और ये हम ऐसे ही नहीं बोले, रिसर्च के थ्रू हमने खुद भी की है, और बाकी इंटरनेशनल रिसर्च जो है उसमें ये चीज़ें सारी शामिल। बिल्कुल ठीक है। ये जो सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा कराची में रहा है वो लीकेज का रहा है, और सीपेज जो है ना, ये दोनों चैलेंजेस होते हैं। कहीं पे लीकेजेस हैं, कहीं सीपेज आ जाती है। इसको भी क्या कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू दिस ट्रीटमेंट जो आप बता रहे हैं? जी जी, इसमें असल में होता ये है कि यूवी रेज और आईआर जब जमीन पर पड़ती है ना, तो सबसे पहले ये छत को फाड़ देती है। ठीक है। आपने देखा होगा दरारें पड़ जाती हैं, तो ये प्रोसेसिंग हीट ओवर हीटेड रूफ की वजह से खत्म कर देता है। जब वो फट जाती है, मैं छत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर पानी आता है, फिर वो सरिया आपको पता है जंग पकड़ता है, और फिर ये सारा प्रॉब्लम। तो बेसिकली इसमें जो हमारे केमिकल है, इसमें हम 5 साल की वारंटी देते हैं कि आपके घर में कोई लीकेज या सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसके साथ इंक्लूडेड होता है। ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि आपकी छत की एज बढ़ जाती है, आपके पूरे जो आपका छत का पूरा स्लैब है उसकी एज बढ़ जाती है, बच जाता तो है। बिल्कुल ठीक है। बहुत मतलब ये हर तरह से बेहतर है। फिर जो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है, अभी आपने बाइफेशियल सोलर प्लेट देखी होंगी, तो बाइफेशियल में नीचे से भी एनर्जी लेती है जी। तो जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को, ये वापस जाके सोलर प्लेट से वो 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, बढ़ जाती है। अभी सोलर प्लेट्स तो लोगों ने बाइफेशियल लगा लिए, लेकिन उनको ना उसके एंगल का पता है, एग्जैक्टली ना उसके वर्क का पता है। तो उसको हम बाकायदा सेट करके देते हैं कि आप इस तरह से लगाएं कि आपका इसका। दूसरा आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम और आता है सोलर प्लेट के साथ कि गंदी बहुत हो जाती है, खराब बहुत हो जाती है, और बहुत जल्दी वो बिजली बनाना कम करती जाती है। एग्जैक्टली। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.5% जो है ना वो बिजली कम बनना शुरू हो जाती है, यानी 50% है तो तकरीबन 20 से 25% उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो वो एक तो हीटअप नहीं होती प्लेट, दूसरा वो गंदी नहीं होती, क्योंकि इतनी हीटअप नहीं होती कि जो है ना मॉइस्चर के साथ मिलके मिट्टी के साथ रिएक्शन करे, वरना वो ऐसी जम जाती है जैसे सीमेंट जम जाती है। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से ब्रश से निकालना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा समझने के लिए बताइए, क्या कोई एक्स्ट्रा लेयर जो है वो ऐड ऑन की जाती है सीलिंग के ऊपर, और किस स्टेज पे की जाती है? एक तो होता है जब इनिशियली जब आप ये बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तब उस वक्त ये जो है वो सीलिंग के साथ प्रोसेस किया जाता है, या किसी भी स्टेज के ऊपर किया जा सकता है? प्लस ये कि फिर जो लोग एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं फर्दर, उसको आगे और मज़ीद उसमें इजाफा करते हैं, बिल्डिंग के अंदर मज़ीद फ्लोर ऐड ऑन उसके अंदर करते हैं, तो क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है? उसको ब्रेक करना दोबारा से कोई मुश्किल काम होगा? ब्रेक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे ज़रा बहस आ रहा था, और उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ सैयद अनवार अली साहब मौजूद हैं। मैं इनसे ज़रा जानना चाहूँगा, ये शहर कराची का जो है बहुत बड़ा देरीना मसला है, गर्मी से कैसे बचा जाए उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ साथ यहाँ पे रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, एक निजी तंजीम मुहाफ़िज़ पाकिस्तान सेवियर पाकिस्तान के सदर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी। जी, अब रेहान साहब फरमाइए कि अभी आपने निशानदेही की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, और ख़ास तौर पर नौजवानों को बावर कराना ज़रूरी है कि कैसे ये जो सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और ख़ास तौर पर अहम कौमी दिफाई इदारों के खिलाफ जिस किस्म से सिलसिला शुरू हुआ, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी हद तक अब बात समझ में आ गई है, मगर ये है कि दुश्मन की तरफ से ये सिलसिला अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी भी सोशल मीडिया पे सुबह मैं खुद से देख रहा था कि अभी भी लोग पोस्ट बनाने में लगे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं या बहुत बाहर के लोग हैं, ठीक है ना, और जो ओवरसीज़ हैं वो भी हैं इसमें। उसी एक गलती को, किसी भी एक गलती को बस उसी को उछालने में लगे हुए हैं, उसकी अच्छाई को वो भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी वो गलती को पकड़ के बैठे। इसलिए कि मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कहा कि हम किसी घर में होते हैं तो घर में हमारा एक भाई ख़राब होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उस भाई को निकाल के बाहर फेंकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे अगर मुल्क में हमारी आर्मी अगर उसके अंदर कोई शख्स सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूरे लोग सही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे लोग सही हैं, इसलिए पाकिस्तान कायम व दायम। और वैसे भी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, इसको ख़त्म करना
कोई सोचता है कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगा तो ये उसकी खामा ख्याली है। बेशक। पाकिस्तान जब से है और अब तक रहेगा इंशाल्लाह, और ऐसे ही जर्नल आते रहेंगे और ये मुल्क को संभालते रहेंगे। बेशक ऐसा ही, बिल्कुल, बहुत अच्छी इसी बात वजह ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, वो अब ये कुछ ही टाइम पहले हुआ, पहले ऐसा नहीं था। जब हम छोटे थे तो हम आर्मी नज़र आती थी तो हम खड़े होकर सलाम किया करते थे, शायद आपको भी याद हो, आपका बिल्कुल बचपन। याद। मगर अभी कुछ सियासी जमातों ने कुछ ऐसे अनासिर पैदा कर दिए हैं जिन्होंने ये प्रोपोगंडा किया है, जी। वरना ऐसा कोई भी नहीं था। हम आर्मी से मोहब्बत ही बिल्कुल करते ठीक हैं, है, हमेशा करते अल्हम्दुलिल्लाह। रहेंगे। और ये हाइब्रिड करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो इस वक्त एक 5th जनरेशन वॉर है ना, ये उसका हिस्सा है। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी अरसे से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 5th जनरेशन वॉर है, इसमें तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, और दुश्मन जब भी सामने से आने की कोशिश करता है उसका हाल हमेशा ऐसा ही होता है जैसा इस दफ़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि जो सोशल मीडिया पे 2-4 अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, जब आप इसको डिग इन करते हैं तो पता ये चलता है कि ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये सारे अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। और पीछे कौन लोग हैं, मेरे ख्याल में अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि इन्फ्लुएंस क्या है और कौन इनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी अब सबको इल्म हो चुका है। तो इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है, बारहा इस बात पे जोर देते आए हैं, और अब तो पहले से ज़्यादा आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। मैं ख़ास तौर पे ये जो हमारे बच्चे हैं, खुदा का शुक्र है इनको तो समझ में आ गई है, मगर ये जो सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो एक सेंटर बना हुआ है जहाँ से एक पार्टी के लिए बाकायदा ये सारी कैंपेन चलाई जा रही हैं, ये उनके लिए क्लियर मैसेज है कि अगर आपकी बारी अब आएगी फिर आपके लिए और मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अनवर साहब, मैं अभी आ रहा था आपसे, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन किया कि ये एक जो एक्सपेंशन का मामला और मसला होता है, तो ख्याल ये आता है कि अगर कोई इस तरह का कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल अगर या कोई इस तरह को उसको स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो क्या ये दोबारा से ब्रेक करके उसके ऊपर वो किया जा सकेगा? ये ज़रा बताइए। जी जी, असल में हीट प्रूफिंग का तो अमल ख़त्म हो जाता है जैसे आप उसके ऊपर कोई और छत बनाते हैं, लेकिन वाटर प्रूफिंग इंटैक्ट रहती है और वो काम करती रहती है। असल में नई और पुरानी छतों का दोनों का मसला एक ही है। नई छत में ये है कि उसमें कुछ अरसे के बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू होने हैं। हीट प्रूफिंग तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन वाटर प्रूफिंग का 10 से 12 साल के बाद ये हर छत का ये मसला है कि वो ओवर हीटेड होने की वजह से फट जाती है, दरारें बन जाती हैं, और फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम जो केमिकल जिस पे हमने काम किया है यूनिवर्सिटी में भी, जिस पे रिसर्च हुई है, वो बेसिकली उसका काम ये है कि वो यूवी और आईआर रेज को, जो कि इस सारे अमल में शामिल होती है, जो कि फोटोन लेके आती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपकी छत का टेम्परेचर 35% डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप छत पे 2 साल के बच्चे को खड़ा कर दें। अच्छा, यानी दिन के 2 बजे आप यानी आप 3 सेकंड 4 सेकंड आप वैसे छत पे नहीं खड़े हो सकते जिस पे केमिकल अप्लाई नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी गारंटी देते हैं कि 98.1% रिफ्लेक्शन करती है। बाकी जितने भी केमिकल्स हैं वो 55, 60, 66 से ऊपर नहीं जा सकते, यानी उनकी एबिलिटी ही नहीं है। तो वो कुछ अरसे के बाद वो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया था और हीट दोबारा जनरेट हो जाती है। हम जो केमिकल लेते हैं, अच्छा दूसरा मसला ये होता है कि आपने लगा तो दिया, लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि ये तो निकल जाएगा, बारिश होगी बह जाएगा, तो हम उसमें इस तरह के एडेसिव इस्तेमाल करते हैं कि उसको हम 5 साल की वारंटी देते हैं और हम कहते हैं आप इसको निकाल के दिखाएं। अच्छा, मतलब इतनी मजबूती से वो लग जाता है, उसकी 8 से 9 लेयर्स बिछती हैं। मुख्तलिफ टाइमिंग में 2 दिन लगते हैं, प्रोसेस एक पूरा कंप्लीट होता है, छत पूरी रिपेयर होती है उसके साथ। असल में इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मालिक को ये होता है कि आप ये देखें कि उसकी छत की उम्र बढ़ गई, उसके घर की उम्र बढ़ गई, उसका घर ठंडा हो गया, उसके अंदर सोलर जो एबिलिटी है बनाने की, बिजली बनाने की, वो बढ़ गई, सोलर प्लेट कम खराब होगी, घर पूरा ठंडा हो जाएगा। यानी विन विन सिचुएशन है कहीं पे भी, और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की छत टूटती है तो पहला ख्याल ये आता है, मिस्त्री ये बोलते हैं कि आप इस पर टाइल लगवा लें। अब एक कमजोर छत पे आप तकरीबन 120 गज की छत पे 6 से 7 टन टाइल का वजन आता है। दूसरा ये कि वो थर्मोकंडक्टिव होता है, टाइल जल्दी गर्म होता है, जल्दी हीट नीचे छोड़ता है, तो वो लगने में तो खूबसूरत लगते हैं और पैसा भी उन पर 3-4 लाख लग जाता है, लेकिन वो डबल नुकसान ये हो जाता है कि अगर उसमें दरार आ जाए और टूट जाए, पानी अंदर सरायत करे, फिर आपके पास कोई और चीज, कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो हम ये वाला जो प्रोसेस करते हैं इसमें हम गारंटी भी इस बात की देते हैं, तो ओपन होता है तो रिपेयरिंग बहुत आसान होती है। वैसे तो हमारे पास आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं।
दूसरा ये कि इससे ये होता है कि आपकी छत वर्केबल हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, टाइल से ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा। व्हाइट कलर की प्योर व्हाइट जैसे चांदनी बिछी हुई, आप उसको पानी से सर्फ से धो दें वो फिर वैसी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का एक केमिकल है, और इसको इन 2 केमिकल्स ऐसे हैं जिनको मिला के हम लगाते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं एडेसिव, यानी 10 से 12 आइटम होते हैं। लेकिन बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने छत को 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे समर के दिनों में दिन के 1 बजे से 5 बजे तक लेके आना है, जो छत के शदीद तपने का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हम ले आते हैं, और हम इसका डिजिटल भी आपको वो करते हैं और नंगे पर खड़े करके भी दिखा देते हैं, यानी फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, डिजिटल भी होती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी। तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर पे कराची शहर के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ख़ासतौर पे बिजली की कंजम्पशन है, जो एसी अब तो खैर लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि लोड शेडिंग इस हद तक बढ़ गई है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर पा रहा होगा, लेकिन अगर कहीं है तो उसकी कूलिंग पे भी इफ़ेक्ट होगा, वो जो कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें मैं ज़रा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। ज़रा क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि अगर ज़मीन में से अगर सीपेज या लीकेज अगर कहीं आ जाती है, या सीपेज की वजह से पानी अगर आ जाता है नीचे से, तो क्या इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है? छत के ऊपर तो अप्लाई हो गया, नीचे जी, ये जो ग्राउटिंग होती है इसके अंदर, इसके जरिए इसको पहले तो सोर्स मालूम की जाती है कि यहाँ ये पानी आ कहाँ से रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर वो सेवरेज का पानी है तो वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर वो पानी की लाइनें लीक हैं तो फिर आपको तोड़ के फिर उसको करना पड़ता है। मतलब ये प्रोसेस अलग है। सेवरेज के ये होते हैं कि जो पाइप्स होते हैं वो आमतौर पे प्लम्बर उस तरह से नहीं लगाते, खासतौर पे पुराने घरों में जैसे उसको लगाना चाहिए, तो उनकी जो जॉइंट्स होते हैं वो लीक कर जाते हैं, तो वो ऊपर से भी हो जाते हैं। उसकी हमारी एक अलग टीम होती है, वो केमिकल ऊपर से लगा के और सेव कर लेते हैं, क्योंकि टाइल्स को तोड़ के और दोबारा लगाने में बहुत बड़ा खर्चा और टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने सही कहा कि ये एक वाकई काम है और ये बड़ा ज़रूरी है। ख़ासतौर पे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे नीचे से ज़मीन की सतह से जो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना भी एक है। मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करूँगा, ज़रा रेहान साहब की तरफ आता हूँ। रेहान साहब, ये जो सियासी जमातों का किरदार है सारी सूरत हाल में, एक मखसूस जमात, अच्छा मैं उसके लिए लफ्ज़ सियासी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि सियासत तो और भी सारी जमातें करती रहीं, मगर एक मखसूस जमात की जानिब से जब ये किया गया, ये महाज खोला गया, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नौजवानों को इसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया। क्या समझते हैं सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए सारे मामले में, सारे सूरत हाल में, और अगर मुस्तकबिल में आपको मौका मिला सियासत में आने का, तो कौन सी चीज़ है आप जिसको समझते हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए, सियासत तो वैसे इबादत के तौर पे अगर की जाए तो वो सही है, बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे मुल्क में इबादत के तौर पे नहीं की जाती। हमारे मुल्क में तो अकाउंट्स भरने के लिए की जाती है, ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसा ही। और जितने भी सियासतदान हैं वो अगर अपने मुल्क से वफादार हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में वो मसाइल पे देखें जो मसाइल हैं। मगर ऐसा नहीं है, अभी मैं जिस सीट से खड़ा हुआ था यानी 238 से, तो कुछ साहब बिठाने की मूड में भी थे कि आप बैठ जाएं हमारे हक में, मगर काम वो भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने, वो जीत गए, वहाँ से जीते हुए हैं वो लोग, ठीक है ना, मगर इलाके में आज भी वही काम है। जमशेद और गनशकर कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर लाइट 3-3 दिन के लिए भी जा रही है। मतलब आप ये देखें कि आवाम सारे टैक्स पेड करती है, सारा बिल सारे भर रहे हैं वो गरीब लोग, मगर आप बिजली नहीं दे पा रहे। पूरी हुकूमत आपके पास है, हुकूमत की जिम्मेदारी, अच्छा ये वक्त जो हुकूमत है में है उसको बरोज़े क़यामत भी इसका हिसाब देना है, इसलिए कि आप मनसब पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो शख्स जिस जगह पे मनसब पे बैठा है उसने उसका हिसाब देना है। वो ये ना समझे कि मतलब हिसाब नहीं होना। और पहले क्या करते थे, हम जब छोटे थे तो कहते थे कि बरोज़ क़यामत हिसाब होगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी दुनिया ही में हिसाब है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो जाए। आप खुद भी अपने अपने घरों में देखेंगे क्या क्या मसाइल हैं आपके अपने, जो इक़्तिदार में लोग हैं। बीमारी में भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, वो आपको पता नहीं चल रहा है, सिर्फ आप उसको जाहिर नहीं करें कि यार बीमार, बोला बीमार हो गए, मगर ये सोचें कि आप मनसब पे बैठे हैं और जिस इलाके के आपके पास अथॉरिटी है कि आप वहाँ सब कुछ करा सकते हैं, वहाँ भी आप कुछ नहीं करा रहे हैं, तो यानी कि फिर आप हिसाब में तो है ना। अभी जैसे आपने बात की ना, कुछ देर पहले के इदारों के अंदर लोग अफसरान हैं, क्या काम कर रहे हैं, मैं सोचने पे मजबूर हूँ। आपने सुना, मैंने इंट्रो के अंदर इस चीज़ का तस्करा किया कि 17 साल हो चुके हैं, और सूरत हाल शहर की आप भी और हम इसी शहर में रहते हैं, जो हम इधर ही पैदा हुए, इधर ही जवान हुए भाई, तो क्या हाल है। वो अच्छे थे जो पहले सियासी नहीं थे, वो ऐसे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते थे। जमशेद रोड से एक शख्स खड़े हुए थे, शेख वसीउल्लाह,
अल्लाह उनको जन्नत से फरमाए। जैसे वो खड़े हुए पूरे इलाके की गलियां उन्होंने पक्की कराई हैं, पानी की लाइन, गटर की लाइन, तमाम चीज़ें डलवाई हैं। वो अच्छे थे। आप तो एक मुनज़्ज़म तंजीम हो यार, उसके बावजूद भी काम नहीं है। पीपल्स पार्टी भी वहाँ आई है, उसने भी कोई काम नहीं कराया। MQM 2-3 दफ़ा आ चुकी है, उसने भी कोई काम नहीं कराया। वोट सब ने लिए, लारे दिए, लारे, बस सिर्फ और सिर्फ लारे दिए। यही है। यहाँ मुस्लिम लीग तो है नहीं हमारे शहर में। हमारे शहर में 2 ही लोग अक्सरियत में आते हैं, आपको पता है। कभी जमात आ जाती है, कभी MQM आ जाती है। लेकिन मसाइल अपनी हमने मसाइल वहीं के वहीं। आप अभी भी गलियां जाके देख लें, आप अपनी करीब की हदूद की गलियां देख लें जहाँ आप रहते हो, कहीं दूर ना जाएं। आप अपने घर की गली देख लें, मैं अपने घर की गली देख लेता हूँ। पहले कैसी थी? रोज़ सुबह जमादार आते थे, सफाई करके जाते थे। आज कुछ भी नहीं है ऐसा। आज गाड़ियाँ आती हैं, घरों से कचरा लेती हैं, चली जाती हैं। गलियाँ भाड़ में जाएँ, वहाँ कुछ भी है, कोई किसी से मतलब नहीं। मगर वहाँ से भी जो कचरा पड़ा है, वहाँ से वायरस के बीमार नहीं होंगे लोग? होंगे। बिल्कुल हो रहा है। इसकी किसी को मतलब परवाह नहीं है। मेरा कहना तो सिर्फ यही है, जो भी इख्तिदार में, कि आप कर लेंगे तो आपके लिए आखिरत अच्छी है, वरना आखिरत में भी आपको इसका हिसाब देना है। और मैं कभी इख्तिदार में इंशाअल्लाह रहमान आऊँगा तो मैं अपने जहाँ से मैं जीता हूँ इंशाअल्लाह रहमान आपको बताऊँगा कि मैं अपने उस इलाके के लिए क्या करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। इसलिए कि मैं जीतने से पहले, जीता नहीं हूँ फिर भी मैं इस इलाके में जो काम करा चुका हूँ वो मेरी आवाम जानती है। लाइनें, गटर की, पानी, तमाम काम मैंने कराने की कोशिश की और आधे से ज़्यादा काम करा। गैस आपकी तवस्सुस से, मीडिया की तवस्सुस से वहाँ बहाल हुई है कि मैं 7-8 प्रोग्रामों में जीत चुका हूँ। CO के पास गया हूँ गैस के, कि भाई जी भाड़ में गया, मैं कुछ भी नहीं हुई, तो गैस तो देख ले भाई। बिल्कुल सही। मगर उसने कोऑपरेट किया। मैं उनको भी कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने कोऑपरेट किया और आज गैस उस इलाके में आ रही है। कब से नहीं आ रही थी गैस? 4.5 साल से उस इलाके में गैस नहीं थी। जमशेद रोड, गनशगर कॉलोनी, माटन रोड, दिल्ली की स्ट्रीट, इधर पूरी जगह पे गैस नहीं थी 4.5 साल तक। अब आई है गैस। चलें, शुक्र है। ये अच्छी बात है कि आप जैसे लोग हैं जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जारी रहनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जब आप वोट डालने का जब मरहला होता है ना, तो उस वक्त बजाय इसके कि ये देखें कि इनकी किस पार्टी के साथ वाबस्तगी है या फलाना की किसके साथ वाबस्तगी है, आपने ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो वाक़तन हमारे मसाइल को हल करवा सकता है, उसमें इतनी अहलियत है। वगरना यही होता है कि जैसा भी इन्होंने बताया कि इनके हल्के में जो शख्स जीता, अब मुझे नहीं पता कि अब जहन में नहीं है कौन जीत कर आया, लेकिन बहरहाल ये कि अब वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। ये सूरत हाल है। अनवर भाई, अब ज़रा फरमाइएगा कि आप ये बता रहे थे, तो मैं बड़ी दिलचस्प चीज़ है, मेरा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। काम अच्छा है क्योंकि कराची का एक बहुत बड़ा मसला है गर्मी का। आप कहीं जाएँ तो ज़रा ये क्या है कि पर स्क्वायर फीट का हिसाब होता है आप, या क्या वो रखते हैं गज का हिसाब होता है कि जिसके हवाले से ट्रीटमेंट की जाती है? इसका क्या आपने स्ट्रक्चर? ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। वैसे जैसे 120 यार्ड्स का घर है तो उसकी जो छत आमतौर पर वो 1080 होती है। ठीक है। और वरना वैसे जब आप एक्चुअली देखते हैं तो 950 या 900, क्योंकि लोग ऊपर कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जीना होता है, तो 950 स्क्वायर फीट के करीब। और 240 उसकी 2160 होती है तो 1800, 1750 स्क्वायर फीट इतनी छत होती है। ठीक है। ये पूरा स्लैब होता है, किसी ने कुछ बना लिया होता है, लेकिन पूरा स्लैब होता है ये। और इस स्लैब पे जो हीट पड़ती है वो पूरे घर में जो है वो रोटेट करती है। कंडक्शन के थ्रू जब स्लैब पूरा गर्म हो जाता है तो हीट नीचे छोड़ना शुरू कर देता है। तो आपकी छत ऊपर की भी वर्केबल नहीं रहती और नीचे भी आप एक, यानी आप सोचें कि आप घर में दाखिल हुए हैं और घर में एक तपिश का माहौल है। हमने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर से आप पहले ही गर्मी और पसीने से आए, अंदर आके आपको और उलझन हो गई। बिल्कुल। अब आप एक कमरे में AC चलाते हैं तो आप उस कमरे से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि तपिश इतनी होती है, बाहर टेम्परेचर डिफरेंस इतना होता है। अंदर 16 पे आप चला रहे होते हैं, आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा होता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर 40-42 होता है, तो उसका डिफरेंस इतना होता है कि 1 सेकंड के लिए आप बाहर जाते हैं अंदर और फिर अंदर आ जाते हैं। और आप दरवाजा खोलते हैं तो अंदर भी गर्मी, क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें हम ये करते हैं कि पूरे घर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पूरे घर का, यानी वॉशरूम, किचन सब शामिल है इसमें, आपका कॉरिडोर है, सारे। अब जब पूरा घर ठंडा होता है और उसका टेम्परेचर 32 या 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है, और अगर आप 28 पे AC चलाते हैं तो आपके घर के बाहर का डिफरेंस इतना बाकी रहता नहीं है, तो आपको पूरा घर ठंडा रहता है। तो और दूसरा ये कि एक उलझन है, जैसे आप घर में रहते हैं और खवातीन घर में खाना पका रही हैं तो आप पसीना भी आ रहा है उनको। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी को 15% कम करती है, रिड्यूस करती है। क्योंकि देखिए ह्यूमिडिटी का ताल्लुक डायरेक्ट हीट से है। जब गर्मी बढ़ती है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी को ये इन सर्किट, यानी वो जो घर है अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, पसीना कम हो जाता है, आपकी चीजें बच जाती हैं, जो
मतलब मॉइस्चर की वजह से हीट खराब की हो रही वजह से होती है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाती जी हैं। जी खास जी तौर पे हमारे पास तो ये अक्सर प्रॉब्लम होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ रखें, कोई पेरिशेबल आइटम हो, कोई जी जी मेडिसिन हो, कुछ हो, जी जी वही टेम्परेचर्स की वजह से भी जो है ना जी उसकी जी परफॉर्मेंस या उसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो ख़त्म होती जा रही जी है। ये सीलिंग का तो हो गया, जो साइड में वॉल्स होती हैं, क्योंकि जैसे हमारा एक्सपोजर सन के आगे होता है, साइड की जो दीवारें होती हैं जो कॉर्नर पर जी होते जी हैं, वहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो दीवारें बड़ी गर्म हो जाती हैं। क्या उसमें भी कोई जी कमी जी आती जी। है या उसके अंदर भी कोई प्रोसेस किया जाएगा फिर? नहीं नहीं, असल में जो भी लाइट से एक्सपोज हो रही है, जो भी चीज़, वो हीट हीट होनी है उससे। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं कि वो 2 से 3 दो तरफ साइड, उनके, हाँ। तो वो हमारे से बाहर बाहर भी करवाते हैं। अच्छा, क्या बाहर भी आप करना बाहर पड़ता बाहर करते हैं, ताकि अब उससे होता है ये कि आप खुद हाथ रख के देखेंगे तो आपको लगेगा ये ठंडी दीवार है। है जी। जब दीवार ठंडी हो गई तो अंदर हीट अंदर नहीं आएगी, छत बिल्कुल भी सही। ठंडी हो गई। फिर आपने अंदर कोई कूलिंग सिस्टम किया हुआ है, फैन लगाए हुए हैं, तो आपका घर ऑलमोस्ट रीजनेबल टेम्परेचर पे चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर की गर्मी खत्म कर देंगे, हम ये कोई भी नहीं कर कर सकता। नहीं सकते, बिल्कुल लेकिन हम ठीक जो जिस जगह हम रह रहे हैं, जहाँ पे सारा टाइम गुजार रहे हैं, अगर हम उसको रीजनेबल कर लें, ये भी एक फैसिलिटीज है ना। जैसे फ्रिज एक फैसिलिटी है, टीवी है, आप गाड़ी लेते हैं, जी। ये भी तो एक आपकी घर की फैसिलिटी है जो आपको, और हम 5 साल की गारंटी देते हैं, यानी 5 साल तक खराब होगा तो हम ठीक करके है, देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसको मतलब जो करवाते हैं वो एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल सही है। और असल में जो मसला है ना यासर साहब, वो मसला ये है कि लोगों का है ना इसमें बिलीव ही नहीं है, लोगों का अवेयरनेस नहीं है। Exactly. अब हम जब करके मेरा 100% सक्सेस रेट है कि जब हम किसी को एक पेज लगा के देते हैं और हम कहते हैं यहाँ खड़े हो जाए यहाँ, तो वो फिर रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जगह अगर 35 डिग्री है और एक जगह 55 है, तो वो पैर ही नहीं रख सकते, दूसरी जगह वो खड़े हैं। Exactly. तो कहते हैं ये आपने क्या किया? मैंने कहा आप बर्फ रख के करके दिखा देंगे। अच्छा, मैं क्योंकि एक पास्ट में ऐसी ट्रीटमेंट मैंने करवाई, क्योंकि मेरे पास भी इस तरह का एक सिलसिला था कि बेसमेंट के अंदर से जो पानी का सिलसिला जी, था जी। ना उसको कंट्रोल किया गया थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट जी, के। जी, जी। तो बड़े ही यानी कि तकलीफ है। अच्छा और काम था बड़ा मुश्किल, लेकिन जब वो हो गया सारा प्रोसेस तो वो 100% जो है मामला कंट्रोल हो गया। जी, ये सबसे बड़ी वो थी। तो मैं अब यही इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि हम लोग वैसे बड़ा काम करते हैं कि वो जी एसी ले लिया और ज़्यादा हैवी यूनिट लगा दिया, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है ना, रूट कॉज है, वो यही है कि जो एक्सटर्नल हीट होती है, यूवी रेज होती है ना, उसका एक्सपोजर डायरेक्ट होता है आपके घर का उसके ऊपर, तो वो सबसे ज़्यादा उसको मुतासर कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपने सही कहा कि अगर फ़ैन भी है तो वो चलने में जो ना हीट महसूस होती है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें है। यासिर साहब जी, एक चीज़ प्लीज़। मैं बताऊं, देखिए जब कंबशन का अमल होता है, यानी गाड़ियां और ये धुआं फेंक रही होती हैं, या हम भी सांस ले रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है। बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के जरिए Absorb कर लेता है वो, फोटोसिंथेसिस ठीक है, के जरिए ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इतने आराम से नहीं हो पाती। तो इसमें जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो कैटलिस्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो Very ये good. पूरा, अगर इसको पूरे सिटी पे आप अप्लाई करके देखें तो आपके पूरा माहौल चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। आपका ये जो लुक लाइक टेम्परेचर है 5 डिग्री 60 डिग्री जो बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है? जब छतें 7-8 डिग्री तो ज़्यादा सेंटीग्रेड heat अपने produce करना फेंकेगी, शुरू कर देती है। छतें अपने रोड फेंकेंगे, आपकी सारी कंक्रीट फेंकेगी, तो उस टेम्परेचर ने एटमॉस्फेयर में ही जाना है ना। ऐसी है, अगर accumulate आप होता उसको जाएगा, खत्म कर बिल्कुल। देंगे, आप अपने घर को तो सुकून कर लिया, लेकिन पूरा इलाका अगर आपको करना है तो आपको एक बड़े लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, जो कि न्यूयॉर्क में भी हुआ है कि उन्होंने सारी एक बहुत countries बड़े में। 10 लाख स्क्वायर फीट पे करके वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस देखा, जो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ गया वो। बिल्कुल ऐसा ही है, तो एफर्ट करनी चाहिए इस तरह की, लेकिन हमारे पास हमारी तो कंसिडरेशन में सारी चीज़ें नहीं हैं। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कर लें, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की इस कंसिडरेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती जो कि होना चाहिए, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, और ये जो ख़ास तौर पर क्लाइमेटीज़ आ रही हैं, इसके लिए क्या कुछ किया जाए। तो ये सारे साइंटिफिक तरीके हैं, पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं। बारिश का पानी जब ज़्यादा आएगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, घर को कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर काम हो रहा है, और बड़ी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो शायद वो मैं यासिर साहब से एक जुमला में और बोलूँगा कि आप अपनी छत पे प्लांट नहीं लगा सकते, आप एक हद तक प्लांटेशन कर सकते हैं। तो अपनी छतों पे आप जब तक नहीं लगाएंगे, ये आपका मसला हल नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मसला ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्जन में लाए, जो कि हीट जनरेट कर रही होती बिल्कुल है। ठीक है, आप उसको करें, मतलब ये एग्जैक्टली हाँ। ये बड़ी आसान सी साइंस है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है समझने के लिए। हाँ। मगर ये कि इससे वाक़तन जिनको बात शायद हमारी समझ में ना भी आ रही हो, उनको ये बता दें
कि ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हीट से महफूज रखना घर को, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है बड़ी शदीद गर्मी जो है वो पड़ती जा रही है शहर कराची में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लास्टली ज़रा रिहान साहब अब ये बताइए कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, यकीनन नए लोगों की तरफ लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, और जितनी भी सियासी पार्टीज़ आती रहीं जाती रहीं, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल लोगों को मायूस किया, और कोई किसी की कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ डिलीवर कर सके। नए चेहरों को, नए लोगों को लोग जानना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं। अगर आगे आने वाले वक्त में सियासत में बाकायदा आने का अगर मौका मिलता है इस जमात के साथ, तो क्या करने का इरादा है, क्या सोच रखी है? देखिए, लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं सुकून। उन्हें किसी सियासी जमात से और किसी मजहबी जमात से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब पता है क्या है, मेरा इलाका साफ़ हो, इलाके में लाइट आ रही हो, गैस आ रही हो, तो वो सुकून से पड़ा। उसे ना वोट से मतलब है और ना उसे किसी सियासी जमात से। बिल्कुल ऐसा। अगर आवाम के पास आप बेसिक करके जाए ना खुद से और उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगी हमें किसी सियासी जमात से मतलब नहीं, हमें तो सुकून से मतलब है कि हमारे इलाके में सुकून हो। वो कब हुआ करता था? वो 86, 87, 88 में हुआ करता था। बिल्कुल ऐसा ही। वो सुकून चाहिए, वो सुकून ये सियासतदान दे नहीं सकते। लेकिन मुल्क का कबाड़ा तो वैसे ही कर दिया ना। कुछ कोशिश लोग कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाब करे जो लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें भी खुद से भी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी और मुझे भी। बिल्कुल। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने जो इलाके हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम खुद अपनी मदद आपके जिम्मेदारी तो लें। बेस यही है। हम ये बोल के छोड़ देते हैं कि यार वो करेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा ना करें। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो हमारे घर के पास है, हमारे ऑफिस के पास है, उसे कम से कम हम साफ रख लें। बिल्कुल, ये तो हमारी अपनी कोशिश है। ये कोशिश हम नहीं कर, लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। इसके लिए हम और दूसरों की तरफ देख रहे हैं, वो आके इनको साफ करेंगे, आपके इलाके को, आपके मोहल्ले को। देखिए, कोई भी दूसरा आपको आके सही नहीं करे। आपने अपने इलाके को, अपने घर को खुद सही करना है। जब आप खुद सही करना शुरू कर देंगे तो यकीनन 1 से 2 और 2 से 4 होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। और फिर जब जो लोग करना चाहते भी नहीं है उन्हें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जब देखते जाएंगे, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वगरना आपने देख लिया कि पिछले 17 सालों में क्या होता रहा, और इससे पहले भी कोई सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले जमशेद रोड पे ग्रिप निकाल के चले गए। आप देखें 3 घंटे लाइट गई है, वो ग्रिप निकाल के चले गए, ग्रिप अपने साथ लेके चले गए वहाँ पे। आधे रोड के इस तरफ जमशेद रोड वाला रोड है जो जेल चौरंगी से आता है, आधे रोड पे लाइट आ रही है और आधे पे नहीं आ रही है। 3.5 दिन लाइट गई है। क्या जुल्म है, और कोई किसी से पूछने नहीं सकते। अच्छा, उन्होंने एहतजाज किया वहाँ पर थोड़ा सा। अवाम असल में डरती है। मैं अवाम को भी ये मैसेज दूंगा, एहतजाज बिल्कुल करें, मगर एहतजाज के दायरे के साथ, ना कि गाड़ियाँ जलाएं, ना रोड पे कोई दंगा करे। पुरअमन एहतजाज करें, और एहतजाज भी पता कहाँ करें? उन इदारों के ऑफिस पे जाके करें। आप रोडों पे ब्लॉक कर देते हैं, रोड ब्लॉक करने से आपका मसला हल नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि उस इदारे पे जाए जहाँ जिसके मसाइल हैं, उस जाके खड़े हो जाएं उधर, तो आपके एहतजाज को कुछ समझा जाएगा, वरना कोई आपको पूछेगा नहीं। कोई नहीं पूछेगा। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, आखिर में क्या कहना चाहेंगे उनको? नौजवानों के लिए तो यही पैगाम है सिर्फ और सिर्फ के ये तमाम जितने प्रोपेगेंडे चल रहे हैं उससे बचें भाइयों, और पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाक आर्मी से मोहब्बत करें। बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा। हमारा मुल्क सलामत उसी सूरत में रह सकता है कि जब हम पाकिस्तान से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि कलमे के बाद अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो आपके अपने मुल्क के, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहे। बिल्कुल, आपकी रियासत आपके लिए सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए मैं बार बार हर प्रोग्राम में भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है जनाब। अनवर भाई, ये वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। ये बड़ा ज़रूरी है कि इससे सीखा जाए, और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि ये ट्रीटमेंट कैसे, रब्ता आपसे कैसे किया जा सकता है, कैसे आपसे जो है वो सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की जाए। क्या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तो उसका भी हवाला दीजिए ज़रा। सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, वैसे भी हमारे एडवर्टाइज वगैरह भी चल रहे होते हैं जेडिकॉन के नाम से, जेडिकॉन केमिकल्स के नाम से। और बाकी टेलीफोन नंबर वगैरह भी हमें, अगर आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ। बिल्कुल बता दूँ अभी? बता दें। 0313 1234 290। ठीक है। और सैयद अनवर अली नाम ही मेरा, जेडिकॉन केमिकल्स है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा यासिर साहब कि इसमें अवेयरनेस चाहिए। लोगों को ये लगता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से हो जाएगा, ये चूने से हो जाएगा, और हम इसको ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे। ये एक साइंस है जी, और आप साइंस के जरिए इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी हम
एक जगह अस्करी में काम कर रहे थे, तो हम काम कर रहे थे, हमसे आके पूछा आपने ये क्या कर रहे हैं, तो उसके बराबर में बहुत बड़े बड़े फ्लैट हैं, यानी 2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, तो सामने देखा कि चूने की बोरियां गिरा रहे थे। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, यानी बराबर वाली छत। तो कहने का आप जो काम महंगा करवा रहे हो हम चूना डाल के कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर वो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद किया, तो मैंने कहा ऐसे क्या हुआ आपका, तो कहने के यार वो काम नहीं किया, उस वक्त तो कुछ बेहतर हो गया था। तो लोगों के जहन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और चूना घुसा हुआ है, बिल्कुल वो जरूर करते हैं ये काम, लेकिन आपको तो एक चीज को रखना है ना, जब तक वो रहेगी नहीं तो वो काम कैसे करेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो हमारे हर मसले का हल ये व्हाइट सीमेंट है, हर जगह आप लगा दें, इससे मसला हल हो जाता है। मुझे ये याद आया, हर जगह आप कहीं चले जाएं, आपको कोई ड्रेनेज का मसला हो, कोई मसला हो, आप इसके जरिए हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरी साइंस है। बिल्कुल अनवर भाई ने सही कहा कि इसको जो है वो आप ज़रा समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, इसको विज़िट कीजिए, इनके पेज को, इनसे रब्ता करें। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये तरीका, और इससे आपको वाक़तन फ़ायदा होगा। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेकर भी आएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों मेहमानों का, रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब का और सैयद अनवार अली साहब का, जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ हवालों से हमने गुफ्तगू की। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।